नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट की श्रृंखला हमारी चल रही थी और टेस्ट नंबर 1 हमने वीडियो के माध्यम से देख लिया था। यहाँ हम दूसरा टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। 150 MCQs है। पहला क्वेश्चन देखिए, बाइलिंगुअल फॉर्मेट है तो दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ से लाभ ले सकते हैं। और हाँ, परीक्षा से पहले अभ्यास आवश्यक होता है। अभ्यास अब नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि त्रिविमीय फोटोग्राफी जो होती है, यानी 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी होती है, उसका आविष्कार किसने किया था। ये प्रचलन में तो है, लेकिन आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें वैज्ञानिकों का नाम दिया है, जैसे हेनरी कैवेंडिश हैं, इसके अलावा डेनिस गाबोर हैं, हेम्फ्री डेवी का भी नाम है और वाटसन वाट है। तो आप देखें ध्यान से, इसमें करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर डेनिस गैबोर। इन्होंने इसे खोजा था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक सूर्योदय जो होता है उससे पहले ही हमें सूर्य का आभास, सूर्य का दिखाई देना संभव हो पाता है। ये किस घटना से होता है, किस घटना की वजह से होता है। तो ये अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है यानी प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, या फिर मिरज होता है, ये मतलब भ्रम होता है, मरीचिका। तो इसमें आप देख कर बताइए। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा। ये अपवर्तन की घटना होती है। ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तन नहीं होता है, ये अपवर्तन होता है। और जो मिरज का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, और इसमें पूछा गया कि कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब उसमें उसे व्यक्त करने के लिए परिमाण ही पर्याप्त है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशि हमें खोजनी थी। तो एसिलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी दी हुई है। अब इसमें आप देखकर बताएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि त्वरण भी एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र जो है वो भी सदिश राशि ही है, उसमें दिशा आपको बतानी पड़ती है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी वही बात है। और विद्युत तीव्रता भी सदिश है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सदिश नहीं है, तो हमें फिर ई को चुन लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर काम करती है, वो आपको बताना है। परासरण यानी ऑस्मोसिस पर वो काम करती है, या डिफ्यूजन अर्थात विसरण पर काम करती है। अब केंद्रीय बल उसमें काम करता है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें काम करता है जो कि अभिकेंद्र बल कहलाता है। बताएं, इसमें दूध से मक्खन निकालने का अगर हमें प्रोसेस करना है, मशीन के द्वारा करना है या मथनी से ही करना है, वो मशीनीकृत हो या आवश्यक नहीं है। तो कैसे, हमें कौन से बल का इस्तेमाल या कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें बाहर की ओर मक्खन के कण जमा होते हैं, जो दीवार होती है बर्तन की उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अपकेंद्र बल का काम होता है। अभिकेंद्र बल होता है ना, तो अंदर की ओर काम करता है, अंदर की ओर समेटता। लेकिन अपकेंद्र बल क्या करता है, ये बाहर की ओर फेंकता है, और इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम खोजने वाले स्नेल थे, और प्रकाश के कणिका सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश जो है वो पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है, ये बताने वाले न्यूटन थे। हाइगेन्स के द्वारा ये बताया गया था कि प्रकाश तरंग सिद्धांत पर काम करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। और थॉमस यंग जो है, उन्होंने कहा था कि व्यतिकरण प्रकाश के अंदर एक घटना होती है, उसे एक्सप्लेन किया था। तो आप बताएं कि गलत कौन सा है इसमें से, जो सही सुमेलित नहीं है वो तलाशना है आपको। तो इसमें आप मिला लीजिए ई वाले से, ठीक है। ई वाले ऑप्शन को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अपवर्तन के नियम की खोज स्नेल नहीं की थी। स्नेल का नियम आप पढ़ते हैं अपवर्तन के संदर्भ में। न्यूटन के द्वारा कणिका सिद्धांत की खोज की गई थी, हालांकि इस पर कई सारी थ्योरी बाद में दी जाती है। बाकी हाइगेन्स और थॉमस यंग वाला भी ठीक दिया है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो किन नियमों को जोड़कर प्राप्त होता है। जो हाई स्कूल लेवल की केमिस्ट्री होती है उसमें आपने ये समीकरण डेरिवेशन इसका खूब किया होगा। बताइए कि कौन से नियमों को आप जोड़ते हैं। बॉयल का नियम और चार्ल्स का जोड़ते हैं, या एवोगैड्रो और चार्ल्स का, या फिर चार्ल्स और बॉयल का जोड़ते हैं, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो समीकरण आपको जोड़ने पड़ते हैं। और ये जो 6th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को मिलाना पड़ता है और तब जाकर हमें आदर्श गैस समीकरण की प्राप्ति होती है। इसमें बॉयल का नियम भी होता है, चार्ल्स का भी होता है, एवोगैड्रो का भी होता है। जोड़ देते हैं और उसे थोड़ा बहुत मतलब उसमें डेरिवेशन का प्रोसेस कर देते हैं, प्रक्रिया कर देते हैं, तो उसके बाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है, ये कल्पना मात्र है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, जो इफेक्टिव लेंथ उसकी होती है उसको हम 4 गुना और बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। बढ़ेगा, लेकिन कितना हो जाएगा वो आपको बताना है।
तो आपको सरल लोलक का एक सूत्र होता है वो पता होना चाहिए, जो कि आवर्तकाल का होता है। उसमें प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण भी दिया रहता है। उसी आधार पे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये आएगा, ए वाला ऑप्शन इसका चुन लीजिए, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 गुना प्रभावकारी लंबाई को कर देते हैं तो आप देखते हैं ना √L/G होता है। ठीक है, तो L/G को अगर आप देखें तो √L है। अब इसमें आप इसे 4 गुना कर रहे हैं तो अंदर 4 है, जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 गुना आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कहा गया कि इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा जो है वो 16 से 25% के बीच में होती है और कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फेट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। साथ साथ ये भी कि अम्लीय मृदा का उपचार करना हो तो उसमें ये जो स्टील स्लैग है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरा आपको स्टील स्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बताना यह है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 8, इसमें आप ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये तीनों ही इंफॉर्मेशन के पर्पज से दिए गए स्टेटमेंट थे, सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। पूछा गया कि खिड़की के शीशे आदि की सफाई करने के लिए कौन सा मार्जक इस्तेमाल होता है, किससे आप उसे माजेंगे तो साफ हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो साफ हो जाएगा, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या पोटेशियम, सभी हाइड्रोक्साइड ही हैं अलग अलग तत्वों के। अब इसमें आप बताएं, जो खिड़की का शीशा होता है उसको आपको साफ करना है तो उसके लिए आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप इस्तेमाल करें तो शीशा एकदम चमक जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि विद्युत चालकता के आधार पे, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी बेसिस पे जो तत्व दिए हैं उन्हें आप घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा को देख रहे हैं। विद्युत चालकता किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, देखिए। इसका ए वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्रम से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहले से व्यवस्थित है। सबसे ज़्यादा चांदी की होती है। ठीक है, चांदी इसमें दी नहीं, सबसे ज़्यादा चांदी की होती है, उसके बाद तांबे की होती है, फिर एल्यूमिनियम होता है, लास्ट में लोहा होता है। घटता हुआ क्रम है, यानी शुरुआती जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। कौन से यौगिक का गलनांक सबसे कम होता है, और सारे गलनांक केल्विन में दिए हैं, तो वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, कम होगा तो कम होगा ही। अब बताइए कि किस यौगिक का सबसे कम होता है, एसिडिक अम्ल का, क्लोरोफार्म का, या फिर इसमें एथेनॉल और मीथेन भी दिया हुआ है, बताइए। तो 11 जो है इसका डी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ये जो मीथेन है इसको आप सेलेक्ट कर लें, इसमें इसका सबसे कम होता है केल्विन में, यहाँ पर मतलब कैपिटल के से इसका जो तापमान है उसको डिनोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। जर्मन सिल्वर, ये क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी एक एलॉय है, और आपको इसे बनाना है तो कौन से तत्व को आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिन्हें मिलाएंगे उनको नहीं पूछ रहा है, जिन्हें नहीं मिलाना है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें कॉपर, जिंक, निकेल और टिन दिया है, बताएं। 12th क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। टिन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तांबा सबसे ज़्यादा होता है, 60% तो हम तांबा ही मिलाते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। बाकी 20% जिंक होता है और 20% निकेल होता है। तो बाकी 3 मिलाएंगे, लेकिन टिन इसमें नहीं मिलाएंगे, तो इसमें से बाहर कर दीजिए इसे। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, पाश्चुराइजेशन होता है, उसके दौरान दूध को कितने सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और फिर उसे तेजी से ठंडा किया जाता है और उसके बाद प्रिजर्व कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने समय तक ऐसा करना होता है। आपको पाश्चुराइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो दे दिया है, सिर्फ समय इसमें बताना है। तो 13वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 16 सेकंड तक कम से कम रखना होगा, और लुई पाश्चर के द्वारा इस प्रक्रिया की खोज की गई थी, जो कि काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें से 16 सेकंड को आप चुन लेंगे। 14वें नंबर के क्वेश्चन में आप चलें। घुलनशीलता के आधार पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो विषम है। तो कैल्सीफेराल, और सबका रासायनिक नाम दिया है, कैल्सीफेराल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेराल और फाइटोनोडियोन। अब बताइए इसमें से कौन सा सॉल्युबिलिटी के आधार पे सबसे अलग है। तो 14वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो शरीर में टिक नहीं पाते, बार बार उन्हें लेना पड़ता है, उनके सप्लीमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी ऐसा ही होता है। और वसा में घुलनशील जो होते हैं उसमें आप देखते हैं कि विटामिन डी जिसे कि आप कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई जिसे कि आप टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के, और इसका जो रासायनिक नाम है वो फाइटोनोडियोन होता है। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन के है ना उसको फाइटोनोडियोन कहते हैं। तो ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस आधार पर हम विटामिन सी को इसमें से बाहर कर लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। ऑड का मतलब यह है ना कि वो पानी में घुल जाता है, बाकी नहीं घुलते। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि साल्ट केक के नाम से जाना जाता है। साल्ट केक उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में वो रासायनिक तौर पे क्या है, मतलब रासायनिक तौर पे किस तरह का यौगिक है वो आपको बताना है। पोटेशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या कैल्शियम का सल्फेट है, या मैग्नीशियम का सल्फेट है। तो 15th क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ई चुन लीजिए, क्योंकि साल्ट केक असल में सोडियम सल्फेट होता है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, तो इसमें नहीं दिया है। ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पौधों के द्वारा ऑक्सीजन के विमोचन की पुष्टि की थी। मतलब उस व्यक्ति ने ये बताया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन बताने वाला कौन था।
तो आप देखें इसमें नाम दिया है, और जोसेफ प्रीस्टले नाम के ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस बात की पुष्टि की थी और लोगों को पौधों का महत्व पता चला। ठीक है, नहीं तो उससे पहले लोग अपने फायदे के लिए ये सिर्फ इस्तेमाल करते थे। इसके बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है, जरा बताइए। शक्ति का जो सूत्र है, यानी पावर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कार्य में समय से भाग दे देंगे, और दाब की गणना अगर करनी है तो बल में क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, आवेग अगर निकालना है तो बल में समय अंतराल का, टाइम इंटरवल का गुणा कर देंगे, और संवेग निकालना है तो द्रव्यमान में विस्थापन का गुणा कर देंगे। अब बताइए कि इसमें गलत कौन सा है, सूत्र किसका गलत दिया है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 17 और इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। संवेग वाला जो सूत्र दिया है वो वैसे ही गलत है, आप समझ रहे हैं। द्रव्यमान और वेग का जब गुणा करते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणा करते हैं तब हमें संवेग प्राप्त होता है। बाकी जितने सूत्र दिए हैं वो सब सही है। प्रश्न संख्या 18 को देखिए, पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 60 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा। अभी आपको जो कन्वर्जन है ना वो पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट से अगर आपको माफ़ कीजिएगा, सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप F = 9/5 इंटू C से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सेल्सियस उसके आगे लगा लेंगे, तो साथ में 32 भी जोड़ना होता है। कुल मिला के आप फार्मूला लगाएंगे 9/5 × C + 32। तो उसके आधार पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री दिया है, तो कुल मिलाकर आएगा 140, यानी 60 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 140 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है कहीं, मतलब 140 कहीं नहीं है, तो हम ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। मेटल दिया है और दिया है, बताइए कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है। अब इसमें बाकी सब सही दिया है लेकिन कुछ गलत है ऐसा कहा जा रहा है, तो गलत की तलाश आपको करनी है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है डायस्पोर, पोटेशियम का होता है शोएनाइट, और कैल्शियम का होता है फ्लोरोस्पार, और लेड का होता है गैलेना। बताइए गलत कौन सा है। तो इसमें आप ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जितना दिया है सब ठीक है। एल्यूमिनियम का डायस्पोर ही होता है, शोएनाइट जो है वो पोटेशियम का ही अयस्क होता है, फ्लोरोस्पार जो है वो कैल्शियम का होता है, गैलेना लेड का होता है। तो इसमें हम ई को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। हाइड्रोजन को खोजने वाले कैवेंडिश थे, और रैमसे जो थे, विलियम रैमसे, इन्होंने इनर्ट गैसेस के बारे में बताया था। अब ये बताइए कि इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। 20वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। अब इसमें गलत की हमें खोज थी तो हमें ई को ही चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन ही है और कोई तो है नहीं, और कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन को खोजा था और अक्रिय गैसों को रैमसे ने, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि न्यूट्रिनो के बारे में गलत विकल्प का चयन करिए। न्यूट्रिनो ये है क्या, मतलब इस पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये एक उप परमाणु कण है, यानी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं सभी का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो ये तो कॉमन बात, कुछ का नहीं के बराबर होता है। तो बताएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट आंसर है वो ई हो जाएगा। ठीक, और ई वाले ऑप्शन को इसलिए चुन लिया क्योंकि न्यूट्रिनो जो है वो सही में सब एटॉमिक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की तरह से इसका बर्ताव होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरह से बर्ताव होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। तो अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपके पास थे, लेकिन इसमें ई वाले विकल्प को आपको चुनना था क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है गलत। अगर पूछता कि सही, तो सही अगर चुनना होता तो आप ए को चुनते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ गलत की तलाश करनी है तो आप ई को चुनेंगे कि नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों जानकारियाँ सही हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसमें आप देखें, गंदे पानी में फिटकरी अगर मिलाई जाती है तो पानी का शोधन हो जाता है, पानी को शुद्ध करने की ही प्रक्रिया है। और इसमें कौन सी विधि इस्तेमाल होती है, कौन सी प्रक्रिया, मतलब उसे हम क्या रासायनिक तौर पे कहते हैं। स्कंदन का प्रोसेस होता है, ऊर्डन होता है, या फिर अवसादन होता है, क्या चीज़ होती है। गंदे पानी में अगर आप फिटकरी डालते हैं तो कुछ समय बाद वो फिटकरी से सारी गंदगी चिपक जाती है, पानी साफ हो जाता है। तो 22वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये तीनों ही प्रक्रियाएं तो होती हैं, तीनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा पानी का शोधन किया जाता है। जब गंदे पानी में आप डालते हैं तो क्रमशः पहले स्कंदन होता है, उसके बाद ऊर्डन होता है, फिर अवसादन होता है। परिणाम ये होता है कि साफ पानी आपको मिल जाता है। 23वां क्वेश्चन देखें, इसमें कहा जा रहा है कि कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जमीन में किसी एक खास तत्व की कमी होती है। कीटभक्षी पौधों का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो मांस ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, जैसे मांसाहारी जीव होते हैं वैसे ही वो पौधे होते हैं। ऐसा नहीं है, वो सामान्य पौधों की तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जमीन से खुराक लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, ये सारा काम वो करते हैं। सिर्फ कुछ खास तत्वों की मिट्टी में कमी होती है जिसको कि वो फुलफिल करने के लिए कीड़े खाते हैं। तो वो कौन सा तत्व होता है बताइए। तो ये जो 23वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन की वहाँ की मिट्टी में कमी होती है और इस वजह से वो कीटभक्षी बन जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर एक कीटभक्षी पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन कुछ समय तक उपलब्ध कराई जाए तो वो कीड़े खाना रोक सकता है, लेकिन ये समय लगेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कौन सा सूचक एसिड द्वारा लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एसिड के संपर्क में अगर आता है वो तो उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। ये लिटमस विलयन है, लाल रंग का लिटमस विलयन है, या हल्दी है, या मिथाइल ऑरेंज है, या फिर फिनोल्फेथिन है।
इसमें जो नाम दिए हैं आप देखें। और 24 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें आप देखें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है ये लाल रंग में कन्वर्ट होता है और फिनोप्थिन जो है ना वो असल में रंगहीन रहता है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आता। बाकी जो है जैसे हल्दी है तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और लाल लिटमस विलियन है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ेगा? मिथाइल ऑरेंज पर पड़ेगा। ये वाला सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं। 25 को देखते हैं। कुनैन मलेरिया के उपचार की औषधि है, सिनकोना नाम के पौधे से प्राप्त होती है, लेकिन पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है बताइए? तो ये पौधे की छाल से प्राप्त होता है और ये पौधा आवृत बीजी पौधा है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है। तो इसमें से आप छाल को चुन लेंगे जो कि ए वाले में ऊपर ही दिख रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देख लें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। लहसुन में एक खास प्रकार की गंध होती है जिसको कि कुछ लोग राक्षसी तत्व कहते हैं तो सल्फर के यौगिकों की वजह से होती है, ऐसा दिया है। और प्याज के छिलके उतारते समय आप रोने लगते हैं, प्याज आपको रुलाकर छोड़ती है, तो वो सल्फेनिक अम्ल की वजह से होता है जो कि उस समय रिलीज हो रहा होता है। और सेब में जो लाल रंग आप देखते हैं ना, लाल लाल सेब आप खरीदते हैं कि मीठा होगा, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है लाल रंग। अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है? अच्छा दिया है प्रश्न और सारी जानकारियां आपके काम की हैं। सबसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। 26 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, और ये तीनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, एक साथ ये शायद ही दी जाए। अब आ गया है 27वां प्रश्न आपके सामने, और ये जो है ये लाख टके का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है? तो मटर में मार्श रोग जो है वो मैग्नीज की कमी से लगता है। धान में खैरा रोग लग जाता है जब बोरान की कमी हो जाती है। और फूल गोभी में जो विप्टेल हो जाता है वो असल में मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। बताएं सही कौन सा है? तो इसमें आप ध्यान से देखें, जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं, क्योंकि पहला तीसरा तो ठीक दिया है, जो सही है उसी की तलाश हमें करनी है। पहला सही दिया है, तीसरा सही दिया है, लेकिन ये जो बोरान की कमी से धान में खैरा की बात हो रही है ना, असल में धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से लगता है। जिंक जब कम हो जाता है ना, तब जो धान है वो प्रभावित हो जाता है, उसमें खैरा लग जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। कहा गया कि कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिलाने पर कांच को नींबू जैसा पीला कर देता है? जब पका नींबू होता है ना, एकदम पीला, बढ़िया वाला पीला, कनेरी पीला जिसको कहा जाता है, तो वैसा पीला रंग कांच में कैसे आता है? कौन सी चीज मिलाएंगे? 28, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। कैडमियम सल्फाइड अगर आप मिलाते हैं तो कांच जो है वो नींबू जैसा पीला, लेमन येलो हो जाता है। बाकी लाल रंग अगर आपको चाहिए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाइए, और सुर्ख लाल चाहिए, एकदम चटक लाल जो होता है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको मिलाना पड़ेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और अगर आप कार्बन मिलाते हैं तो भूरा काला रंग प्राप्त होगा। इसके बाद 29 को देखते हैं। 29 में आपसे पूछा गया कि मानव शरीर के कौन से अंग में श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? अस्थि मज्जा में नष्ट होती हैं, या फिर प्लीहा में मर जाती हैं, लिवर में जाकर मर जाती हैं, या फिर जो लसिका तंत्र होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें जाकर सुसाइड कर लेती हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ना, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ये लसिका तंत्र में जाकर समाप्त होती हैं। और इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, और यकृत में भी होता है। कुल मिलाकर डी वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 पूछा गया कि इंसुलिन, बताया गया आपको पहले कि इंसुलिन एक हार्मोन है, इसको आप एंजाइम मत समझिएगा, और ये शरीर के किसी अंग में बनता है, और जब इसमें अनियमितता होती है तो शर्करा संबंधी दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है, या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा या फिर मधुमेह हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि कौन से अंग में इसका निर्माण होता है? तो इसमें दिया हुआ है, आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, अग्न्याशय में होता है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं और वहीं से ये स्रावित होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को आप देखें। संविधान सभा, यहाँ से मोड चेंज हो गया है, पॉलिटी में हम लोग घुस गए। तो संविधान सभा के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था? ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको कब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडॉप्ट करती है, बताइए। तो 22 जनवरी 1947 की बात है, 24 जनवरी 1947 की बात है, प्रस्तावना इसी पर आधारित है, आप जानते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 31 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, सर्वसम्मति से अपनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था, और पेश कब किया गया था वो आप देखें तो 13 दिसंबर 1946 की तारीख थी, वो पीछे की है। इसके बाद 32 को देखते हैं। यहाँ अपनाने की बात हो रही है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सेशन होता है, उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है बताइए? कनाडा के संविधान से सीखी है, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड, इसमें देशों के नाम दिए हैं। और 32 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं। 33 को देखते हैं। 1878 का वर्नाक्युलर एक्ट, ये भारत के कौन से वायसराय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये आपको बताना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग, इसमें आप नाम देखकर बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें लॉर्ड लिटन हो जाएगा। लिटन कहीं दिया ही नहीं है, रीडिंग दिया है, रिपन भी दिया है, लेकिन लिटन नहीं दिया है। रिपन जो था वो सुधारवादी था, लिटन जो था वो रूढ़िवादी था। तो इसमें से हम ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। बक्सर का युद्ध, बड़ी सफलता अंग्रेजों के हाथ लगती है, निर्णय हो जाता है कि अब कौन सी शक्ति शासन करेगी।
तो इसमें सफलता के बाद बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में डुअल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, द्वैध शासन है, उसको लागू किया और ये कितने वर्षों तक वैसे ही चलता रहा। अब ये भी देखें आपके बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेज शासन करना जैसे तैसे शुरू करते हैं, अभी शुरुआत रहती है, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर फैलता है और उसी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कार्यों को ठीक करने के लिए फिर 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप उत्तर दीजिए, बताइए इसमें कौन सा होगा। और 34 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। 1772 वहाँ तक ये अनवरत जारी रहता है, उसके बाद से खत्म कर दिया जाता है। और आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण का प्रयास शुरू होता है, मतलब सेंट्रलाइज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को करने की कोशिश की जाती। तो 1772 को हमने देखा। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है वो 1757 से लेकर 60 है और उसके बाद फिर 65 से लेकर 67 है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जाते जाते ना इसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। पूछा गया कि 1873 में जो पाबना कृषक विद्रोह हुआ था, पाबना विद्रोह जो था वो कृषक विद्रोह था, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय नहीं था। इसके नेता कौन थे? एक से ज़्यादा नेता हो सकते हैं, इसीलिए नाम कही दिया है। तो ईशान चंद्र राय हैं, केशव चंद्र सेन हैं और शंभूपाल हैं। अब इसमें आप देख कर बताइए। तो ये 1873 से शुरू होता है और करीब 76 तक चलता है। बहुत लंबा तो नहीं था लेकिन उल्लेखनीय है। बंगाल का पाबना जिला था, वहाँ ये शुरू होता है और इसमें ये सारे नेता हैं। तो आप पहले, दूसरे, तीसरे को चुनेंगे, सभी हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 24 अप्रैल 1857 मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कितने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया? अब इसमें देखिए ये नहीं पूछेगा, मतलब ये परीक्षा में पूछेगा कि कितने सैनिक हैं, ये नहीं, संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन हाँ, ये तारीख पूछी जा सकती है। ये तारीख महत्वपूर्ण है और स्थान महत्वपूर्ण है। अब बताइए कितने सैनिक थे? तो 36 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 99 सैनिक थे, 100 में एक ही कम। और ये जो है ये चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। दांत से खींचकर खोलना पड़ता था, उसमें धर्म भ्रष्ट होने की संभावना। इसके बाद 37 को देखते हैं। पूछा गया कि कौन सी महिला उन महिलाओं में से नहीं है या शामिल नहीं है जो कि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी। यानी बारदोली सत्याग्रह से जो महिला न जुड़ी हो उसको आपको अलग करना है। तो भक्ति लक्ष्मी, मणिबेन पटेल, शारदाबेन और शारदा मेहता। अब नाम देखकर आप बताएं। तो इसमें आप ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ी थी। कस्तूरबा गांधी भी थी और उसके अलावा मणिबेन थी, वल्लभ भाई पटेल की ये बेटी थी, और शारदाबेन शाह थी, मीठू बेन थी, मिट्ठू बेन उन्हें कहा जाता था, भक्ति लक्ष्मी थी, ये गोपाल दास की पत्नी थी, और शारदा मेहता भी थी। ये सब जनसंपर्क करने का काम करती थी। महिलाएं व्यवहार कुशल होती हैं तो ये अपना जनसंपर्क करके लोगों को जोड़ती थी। और बारदोली सत्याग्रह बड़े पैमाने पर सफल होता है। सरदार की उपाधि ये महिलाएं ही वल्लभ भाई पटेल को देती। इसके बाद 38 को देखते हैं। 38 में कहा गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 का है, डलहौजी के जमाने का, उसको पारित करवाने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी? तो राजा राममोहन राय का योगदान था, दयानंद सरस्वती का था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, केशव चंद्र सेन का था। किसका था आप बताइए। और इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका के साथ आता है। और ये आता कब है? डलहौजी के समय में नहीं आता है। डलहौजी के समय में प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये आता है कैनिंग के समय में, पारित हो जाता है। मतलब पारित होने की तिथि जो है वो 26 जुलाई 1856 की। ठीक, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद आगे चलते हैं। और ये बात पहले से चल रही थी कि विधवाओं को भी एक नया जीवन, सही जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और एक दकियानूसी समाज जो कि पाखंडी था वो इससे काफ़ी रुष्ट था, तो वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा था। इस मामले में अंग्रेज़ों ने सार्थक पहल की थी। बाकी जो उनके काम थे वो तो खराब थे ही। इसके बाद आप देख रहे हैं 39वां क्वेश्चन। कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विकल्प आपको इसमें से तलाशना है जो गलत है। तो सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है ये श्रीराम वाजपेयी के नेतृत्व में, नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में सोशल सर्विस लीग, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और हृदयनाथ कुंजरू जो है ये सेवा समिति से जुड़े हुए थे। तो आप ये बताएं कि सही कौन सा नहीं है, यानी गलत की तलाश आपको करनी है। 39 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। अब ई को हमने किस खातिर चुन लिया है? तो जितना भी दिया है ठीक दिया है। सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसमें सारे नाम ठीक। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन को लागू करने और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किया था। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। विषयों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया था। अब इसमें कौन सी सूची में कितने विषय थे वो दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो संघ सूची में 59 विषय थे, 54 विषय थे प्रांतीय सूची में, और दोनों को मिला के जो संवर्ती बनती है उसमें 36 थे। सही कौन सा है? तो आप देख रहे हैं इसका ऊपर वाला ही ठीक रहेगा क्योंकि तीनों ही सही है। यहाँ विषयों की संख्या एकदम ठीक दी है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ वाली है उसको भी इकट्ठा कर लीजिएगा। फिलहाल इसका ए वाला उत्तर। 41वें क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयास 1869 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में किया गया था? ये पहला प्रयास था और 1869 में होता है, लेकिन कौन से प्रांत यानी प्रदेश में होता है वो आपको देखकर बताना है।
और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ये बम्बई में होता है। पहला प्रयास बम्बई में किया गया था और उसके बाद मालगुजारी पर उपकर लगाने का भी जो प्रयास है वो किया जाता है। कुल मिलाकर बम्बई, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 42वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात हो रही है। इसने किस जनजाति में प्रचलित नर बलि की प्रथा को, जो कि काफ़ी नृशंस प्रथा थी, उसको दमन करने के लिए कैम्पबेल को नियुक्त किया था। ये कैप्टन थे, मतलब अंग्रेजी टुकड़ी इनके नेतृत्व में जाती है और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है कैम्पबेल। तो बताएं कि ये कौन सी जनजाति थी। तो 42वां क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 1844 से लेकर 1848 तक हार्डिंग प्रथम का समय है और कैम्पबेल को ये नियुक्त करता है। खोंड जनजाति में ये बड़ी ही नृशंस परंपरा थी और जनजातीय लोग जो थे वो अपनी जो आधारभूत परंपराएं थी, धार्मिक मान्यताएं थी, उसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। 1830 की बात है। बंगाली भाषा में बंगदत्त नाम का एक समाचार पत्र निकलता है। कौन से व्यक्तियों के प्रयासों से ये निकलता है? कलकत्ता में। इसकी लोकेशन आपको दे दी है। व्यक्तियों का नाम आपको चुनना है। द्वारकानाथ टैगोर हैं, प्रसन्न कुमार टैगोर हैं और सत्येंद्रनाथ बोस हैं। चुने आप इसमें। तो बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा क्योंकि इसमें केवल पहला दूसरा ही ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस का इससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इसमें राजा राम मोहन राय जरूर थे, तो अगर वो रहे होते तो उन्हें चुना जाता। फिलहाल इसमें हम बी को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। फसल और उत्पादन में प्रथम, अब ये लेटेस्ट डाटा है, आपके काम का है, तो नवीनतम कृषि डाटा 2022 के हिसाब से गलत कौन सा है बताइए। मसाला उत्पादन में पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, सूरजमुखी की खेती करने में कर्नाटक नंबर 1 है, चाय के उत्पादन में असम और टमाटर उगाने में आंध्र। अब बताइए सही कौन सा नहीं है। 44 और 44वें प्रश्न का भी सही उत्तर ई हो जाएगा क्योंकि जितना दिया है सभी ठीक दिया है। तो ई वाले ऑप्शन को हम इसमें से बाहर कर लेते हैं। ये सारी जानकारियां हैं आपके लिए अच्छी वाली। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में, यहाँ भारत के संदर्भ में दिया है, विश्व के संदर्भ में दिया है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ध्यान दीजिएगा, निर्यातक है यानी एक्सपोर्टर है। और चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक है, यानी वो सबसे बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है। तो अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 45। अब आप चुनेंगे ई वाले ऑप्शन को, और ई को इसलिए चुना क्योंकि उत्पादन के मामले में आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल सबसे पहले नंबर पे है भारत के संदर्भ में। सही दिया है, उसमें गलत नहीं है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हम लोग हैं प्रोडक्शन के मामले में, और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश, भले ही हम उत्पादन में दूसरे स्थान पे हो, लेकिन निर्यात के मामले में हम ही लोग आगे हैं। देने में हम लोग वीर हैं, भले ही अपने यहाँ कम हो जाए। और लेने में चीन जो है वो बहादुर है। अभी हमने गेहूं ऐसे ही बेहिसाब बाहर भेज दिया, गेहूं की किल्लत अपने देश में हो गई। तो ये चीज़ें चलती हैं। कुल मिलाकर इसमें सब सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। कौन सा शहर बंदरगाह नहीं है? अब देखिए, वैंकूवर, काहिरा, लिस्बन, योकोहामा। देखकर बताइए। 46 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। ई को इसलिए चुन लिया क्योंकि देखें सारे सही दिए हुए हैं। अब इसमें वैंकूवर जो है वो कनाडा में है, काहिरा मिस्र का है, लिस्बन जो है वो पुर्तगाली है और जापान में है योकोहामा। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पापागायो, ये एक स्थानीय पवन का नाम है। ये किस देश के तट से होकर बहती है? ये जो स्थानीय हवा है, लोकल विंड है, ये कौन से देश के तट पर बहती है? जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर, पहली चीज़ तो ये है कि ये ठंडी पवन है, ठंडी है। कुछ इनकी प्रवृत्ति भी आपको मालूम होनी चाहिए कि गर्म हवा है कि ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा है और ये मैक्सिको के तट से होकर बहती है। तो इसमें मैक्सिको कहीं दिया ही नहीं है, तो हम ई को चुन लेते हैं। और हाँ, इसकी प्रवृत्ति जरूर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 48। देखिए, कोरल ब्लीचिंग का सामान्य मतलब क्या होता है? तो कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है? कोरल का रंग उड़ जाता है, मतलब जो शैवाल और प्रवाल का संबंध है वो टूटने लगता है और उसके बाद प्रवाल का रंग उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैवाल की वजह से ही वो रंग बिरंगा दिखता है। तो वो किस रंग का हो जाता है? जब वो शैवाल का त्याग कर देता है तो प्रवाल का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? इसमें आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? जो कोरल ब्लीचिंग है उसका सामान्य अर्थ, और यहाँ एल्गी के रंग की बात की जा रही है। जो एल्गी है उसका कलर कैसा होता है? तो सफ़ेद हो जाता है। इसमें जो रंग है ना वो सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का यही दुष्प्रभाव है समुद्र पर, और बहुत सघन इकोसिस्टम वहाँ होता है। जो कोरल रीफ होती है वहाँ बहुत भारी मात्रा में डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे जीवों का आवास भी होता है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो समुद्र के अंदर जो उनकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, और जब ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है तो उसके बाद ये जो मूंगे की चट्टानें होती हैं ये त्याग कर देती हैं अपने ऊपर बैठे हुए शैवालों का। तो इस तरीके से विरंजन होता है। कुल मिलाकर आप देखें अब आगे, तो कोपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें एक कूट अक्षर है, यानी कोड लेटर है, जो कि ET लिखा हुआ है, मतलब कोड वर्ड आप कह सकते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, मतलब ये किस प्रकार की जलवायु को दर्शा रहा है? तो ये कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है ऐसा दर्शा रहा है, कोई शुष्क ऋतु ही नहीं है ऐसा दर्शा रहा है, या निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र को दर्शा रहा है, या हमेशा बर्फ से ढके रहने वाले क्षेत्र को दर्शा रहा है। अगर ET लिखा हुआ हो तो कोपेन की भाषा में हम इसे क्या कहेंगे?
49वें को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है ये टुंड्रा जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, टुंड्रा जलवायु का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती और इसलिए हम इसमें से ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ आप देख रहे हैं, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यमुना नहीं, तो उसकी एक सहायक नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का नाम कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है। तो वो पद्मा है, महानंदा है, बराक है, नर्मदा है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ सहायक की बात हो रही है, मुख्य नदियों की बात नहीं हो रही है, तो हम इसमें से ई को चुनेंगे। असल में तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र को सहयोग करती है और ये बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो हम ई वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 51, कुपोषण से बच्चों की स्थिति, मतलब कुपोषण के अंतर्गत बच्चों की स्थिति पर जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है 2020-21 की, उसके हिसाब से बिहार का कौन सा जिला, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा नाटेपन के शिकार हैं, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, लंबाई बढ़नी रुक गई है। ये कौन सा जिला है? खगड़िया जिला है, शेखपुरा है, लखीसराय है, भोजपुर है। ये लेटेस्ट डाटा है, इसको ध्यान से आप देखिएगा और बिहार के संदर्भ में। तो बी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ये शेखपुरा है। शेखपुरा जिले में नाटेपन के शिकार बच्चे हो रहे हैं। आजकल लोगों की हाइट लंबी लंबी होती है, मतलब अच्छी खासी हाइट के लोग पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है। ये कुपोषण की दशा को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। वैसे तो लंबाई वंशानुगत भी होती है, ज्यादातर वही निर्भर होता है, लेकिन खुराक आपको कैसी मिल रही है इससे भी आपकी ग्रोथ प्रभावित होगी। अब आप देखिए 11 अक्टूबर 2022 ये जो तारीख है, निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रयास से बिहार राज्य का जो जहानाबाद जिला है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। इसमें किसका प्रयास था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो भाई तीनों ही वित्त का ध्यान रखने वाली संस्थाएं और सरकारें हैं, तो अब इसमें आप बताएं। 52 बी को चुनेंगे, पहला दूसरा। ठीक, पहला दूसरा का मतलब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें कोशिश थी और वित्त मंत्रालय की थी। भारत सरकार तो है ही है, लेकिन भारत सरकार को इसमें अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वित्त मंत्रालय उसी के सौजन्य से है। तो कुल मिलाकर हम पहला दूसरा इसमें से चुनते हैं। ठीक, तो पहला दूसरा कहाँ पे है? ये बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 53 को देखते हैं। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो एंड वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशेष पुरस्कार दिया गया है? ये आपको राज्य का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है और इसमें जो राज्य दिए हैं आप नहीं चुन सकते हैं, ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। ठीक है, मतलब नेहरू सेंटर जो मुंबई का था, इसमें आयोजित जितने भी राज्य हैं उसमें एक्सपो 2022 ये ऑर्गेनिक एक्सपो था। बिहार के जैविक उत्पादों को स्पेशल अवार्ड मिला है, तो बिहार राज्य का नाम ही नहीं दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक रिफाइनरी के कारण हाल ही में कौन सा जिला बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ये किशनगंज है, मधेपुरा है, नवादा है, बेगूसराय है। इसमें जिलों के नाम दिए हैं और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये बेगूसराय है। बेगूसराय जिला ये सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, बरौनी रिफाइनरी की वजह से ऐसा हुआ है। तो डी वाले ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 55 को देखते हैं। बिहार के किस जिले के हाजीपुर में रहने वाले प्रमोद भगत जो है, इनको ओडिशा के कोटे से पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये वैशाली है, पटना है, रोहतास है, किशनगंज है। इसमें सिर्फ आपको स्थान का नाम बताना है और करेक्ट आंसर इसका वैशाली हो जाएगा। वैशाली जिले का जो हाजीपुर है वहां के ये रहने वाले हैं, तो वैशाली को चुना। आगे चलते हैं। 56वें को देखें आप। वर्ष 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य के श्री शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत मृत्यु के बाद साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री दिया गया? पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा पुरस्कार यही होता है, लेकिन महिमा मंडित है। तो बताइए प्रदेश कौन सा था? और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा। ये बिहार के थे, बिहार के रहने वाले थे। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, तो इसमें से हम ई को चुनते हैं। इसके बाद 57 और पूछा जा रहा है कि तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में बिहार के कौन से जिले की तेलारी पंचायत जो है उसको पूर्वी जोन की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में पहला रैंक दिया गया, पहला स्थान दिया गया। बताइए कौन सी पंचायत है, मतलब जिला कौन सा है? पंचायत का नाम तो दे ही दिया है। तो ये पटना है, रोहतास है, गया है, पूर्णिया है, इसमें नाम दिया है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, गया है। ठीक है, गया की ये तेलारी पंचायत है और इसमें से हम सी को चुनते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है, फ्लोरिकल्चर ये कौन सी विधा होती है, इसके अंतर्गत किस चीज़ की खेती की जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है ये कौन से जिले के भागन बिगहा में बनाया गया है? अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है। तो बताइए कि ये जिला कौन सा है? नालंदा है, बागा है, भागलपुर है और अररिया है। और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। फूल के उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर होगा। फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। और ये नालंदा जिले का भागन बिगहा है। बिगहा जो है ये जमीन की माप करने का एक पैमाना है और भागन जो है ये नाम है। तो कुल मिलाकर नालंदा होगा। इसमें से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 59 को देखते हैं। 59 में पूछा जा रहा है कि यहाँ देख रहे हैं आप कि निम्नलिखित में से किन्होंने हाल ही में बिहार में संयुक्त रूप से 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? ये कौन लोग हैं? फागू चौहान जी और नीतीश कुमार जी हैं, नितिन गडकरी हैं। इसमें से किसका नाम रहेगा? 2 लोगों का नाम आप चुने या 3 लोगों का इसमें विकल्प दिया है। और 59 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये नितिन गडकरी और नीतीश कुमार जी हैं। इन लोगों ने हाल फिलहाल में
ये एक जो रेल सा सड़क पुल है इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें से आप जो बी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इसके लेटेस्ट डाटा के हिसाब से उच्च आय स्तर और उच्च साक्षरता स्तर और निगमों और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के पर्याप्त प्रवाह के कारण मतलब ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनका पर्याप्त प्रवाह है, इसकी वजह से भारत में महाराष्ट्र, नई दिल्ली और एक और राज्य कौन सा है जिसमें कि अधिकतम म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है, ये आपको बताना है। तो इसमें राज्य का नाम सिर्फ आपको चुनना है और देखकर बताएं। तो 60वां क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। असल में ये महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा होना चाहिए। अब गोवा इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो गोवा वाला ऑप्शन ना रहे तो फिर ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं जिसमें कि कोई भी विकल्प हमें सही नहीं दिखाई देता। इसके बाद 61वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की नवीन रिपोर्ट के हिसाब से भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये जो रिपोर्ट है इसमें अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी बनेगा और वर्ष कौन सा है ये आपको बताना है और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 2027 का समय है, वहां तक ये बन जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को देख लेते हैं। पूछा गया है कि इसमें हाल की रिपोर्ट जो है उनके आधार पर बताइए कि भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ये कथन सही है अथवा नहीं, इसकी तलाश आपको करनी है। जापान कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चीन जो है वो इस मामले में सबसे बड़ा है, यानी सबसे ऊपर वही है। तो टॉप 3 दे रखा है। अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें जितनी भी जानकारियां हैं सभी सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तीनों डाटा ठीक है। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने हाल फिलहाल में 2022 में आयोजित कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जो है उसको जीता है। ये कौन सी ग्रैंड प्रिक्स है आप बताइए। 2022 ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है 2022 और सर्जियो पेरेज ये मैक्सिको के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये देश कौन सा है ये आपको देकर बताना है और 64वां करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। अब इसमें जो देशों के नाम दिए हैं सिंगापुर, जापान, चाइना और यूएसए दे रखा है। ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का बाली, वहां पे इसे आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया इसमें कहीं नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 65वां। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ राज्य के कलाकारों और हस्तशिल्प तथा कई अन्य जो जातीय कलाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए या उनका प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए मदद करने हेतु एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताएं कि ये कौन से राज्य की सरकार है। 65वां आप देख रहे हैं और ई वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये बिहार की गवर्नमेंट है और इसमें राज्य का नाम नहीं दिया है, ठीक। महाराष्ट्र दिया है, केरल दिया है इत्यादि, लेकिन बिहार नहीं दिया है, तो हम ई को चुनते हैं। इसके बाद 66वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें। कहा जा रहा है कि बिहार की जनगणना यानी 2011 का ही सेंसस, उसके हिसाब से सबसे कम जनजातीय आबादी कौन से जिले में है। शिवहर में है, अरवल में है या शेखपुरा और खगड़िया भी दिया है। राइट आंसर इसका इसमें से ए हो जाएगा। सबसे कम जो है इसमें आप एक क्रम से चलें, ए को पहले चुन लेते हैं। शिवहर, ठीक है, शिवहर में सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा अरवल में है, फिर शेखपुरा में है और इन सब में सबसे ज़्यादा खगड़िया में। तो ये 4 जो है सबसे कम आबादी वाले। इसके बाद 67वें प्रश्न को देखते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अधिकतम शहरी आबादी कौन से जिले में है। बेगूसराय, भागलपुर, पटना और गया। शहरी आबादी आपको देखनी है, तो सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी है वो कहाँ रहेगी, पटना में रहेगी। बाकी उसके बाद भागलपुर है, फिर जाकर गया है और अंत में बेगूसराय है। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है इसमें से डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ही पूछ रहा है, क्रम नहीं पूछ रहा है, तो क्रम आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 68वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के सेंसस के हिसाब से 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है। मतलब 1000 लड़कों पर 932 लड़कियां हैं, 933 लड़कियां हैं, 934 है कि 935 है। लिंगानुपात आपको बताना है और इसका जो आप लिंगानुपात देख रहे हैं 935 है। अच्छा नहीं कहा जा सकता। 1000 लड़कों पर या 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं हैं। 0 से 6 वाला ये लिंगानुपात है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 69वें नंबर के प्रश्न में देखें, सेंसस का ही क्वेश्चन है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो बिहार की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 25% है लगभग और लिंगानुपात है 918। जनसंख्या घनत्व है 1106। बताइए कि सही कौन सा है। तो 69वां और इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सभी ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो हम ए को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। 70वें नंबर के प्रश्न को देखें। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी वहीं पर है और जनसंख्या कोष का भी वहीं पर है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये बताइए। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, मतलब केन्या। तो इसमें से हम उसे बाहर कर लेंगे, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया है। इसके बाद 71 को देखें। इसमें कहा गया कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो 2022 का है उसमें उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ जानकारियां दी हैं। कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। तो भारत का स्थान इसमें 37वां है। पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, दूसरी रैंक स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुई थी और तीसरी सिंगापुर को। अब बताइए कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है।
71 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही इसमें आंसर है वो ई हो जाएगा। अब ई को किस लिए चुन लिया, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ठीक दी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं दिया है, तो इसलिए हम ई को चुनते हैं, मजबूरी है। इसके बाद 72 को देखते हैं। 72 में कहा गया कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022 की, उसके रिस्पेक्ट में कुछ सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से चुनिएगा। तो भारत को इसमें 136वीं रैंक दी गई है, यानी भारत में खुश लोगों की संख्या बहुत कम है। और फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, आइसलैंड को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। 72 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। बी को इसलिए चुना क्योंकि पहला दूसरा ही ठीक है, तीसरा वाला इसमें गलत है। तीसरा स्थान जो है ना वो आइसलैंड का है, पहला स्थान फिनलैंड का है, तीसरा स्थान आइसलैंड का है और दूसरा स्थान किसका है, डेनमार्क का है। तो वो चीज़ यहाँ गलत दी थी, भारत की रैंक एकदम सही दी है, तो हम बी को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 के बाद 73वें की ओर चलते हैं, जैसा कि क्रम से है। तो एमएसएमई निर्यात में वृद्धि से संबंधित उपायों का सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? ये उर्जित पटेल की समिति थी, जानकी रमन थी, या एसी शाह समिति थी, या गुजराल कमेटी थी? बताएं। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, आरएस गुजराल कमेटी थी, जो कि इस संदर्भ में सुझाव देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है, ये 2023 का है, एकदम ताजा तरीन। इसमें भारत की रैंक क्या है, सिर्फ इतना आपको बताना है, तो ये देखकर बताइए। और 74 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये 8वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है, 8वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और जर्मन वॉच नाम की जो संस्था है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो जारी करने वाली संस्था का भी नाम पूछा जा सकता है। इसके बाद 75 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ जो नीचे दिए गए जानकारियां हैं उसमें से चुनिए। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं 20 फरवरी को, और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोध दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मनाते हैं। तो बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। और इसमें जितनी भी जानकारियां दी हैं वो सभी ठीक है, ई वाले ऑप्शन को हम इसीलिए चुनते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 शहरों ने 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पहला और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। 76 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के ये 2 जिले हैं। और कौन कौन सा है, तो इसमें आप वैसे अगर देखें तो पंचगनी महाराष्ट्र का है, पाटल जो है वो छत्तीसगढ़ का है, पहला दूसरा स्थान ये, और फिर कराड़ जो जिला है महाराष्ट्र का वो तीसरा स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद 77 को देख रहे हैं आप। इसमें कहा गया कि किस राज्य में केवल 1 रामसर साइट है, ये कौन सा राज्य है बताइए। तो इसमें आप ई को चुन लीजिए, क्योंकि अगर आप देखें तो झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर कोई अभी रामसर साइट अधिसूचित नहीं की गई है, तो इसमें 1 का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो हम ई वाले ऑप्शन को इसमें से बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 78वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। चीनी सत्र अक्टूबर-सितंबर जो है 2021-22 उससे संबंधित कुछ विकल्प यहाँ दिए हैं, जैसे कि भारत अब विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है, और भारत अब विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश बन गया है, मतलब चीनी का उपभोग भी यही सबसे पहले नंबर पर करता है, और भारत अब विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश बन गया है। अब ये बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 78 का करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। बी को चुनने का मतलब है कि पहला दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है, पहला नहीं। ठीक है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तीसरा गलत है। इसके बाद 79वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों 2022 के 36वें संस्करण का आयोजन जो है वो गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा, और मतलब ये किया गया है, और उन 6 शहरों में से कौन सा इसमें नहीं है उसको आपको चुनना है। तो वडोदरा में नहीं, या फिर भावनगर में नहीं, गांधीनगर में नहीं, राजकोट में नहीं, इसमें आप चुनकर बताइए। अब देखिए ई वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 6 शहर जो है उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर ये सब आते हैं, तो इसमें से हम चुनकर बाहर नहीं कर सकते थे, इसलिए ई को चुना। इसके बाद 80वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 उसके हिसाब से भारत का जो वनावरण है उसमें कितने किलोमीटर की ग्रोथ दर्ज की गई। ये 1541 वर्ग किलोमीटर है, 1542 है, 1543 है, 1544 है, कितनी दर्ज की गई है। तो भारत की जो जंगल की स्थिति है उसमें वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की हुई है। 1540 इसमें दिया ही नहीं, 41 से गिनती शुरू हुई है, तो हम ई वाले को चुनते हैं, 1540 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो जंगल की रिपोर्ट है 2021 की, उसके हिसाब से किस राज्य में वृक्षों का आच्छादन, वो तो वनावरण की बात हुई थी, यहाँ वृक्ष आच्छादन की बात हो रही है, तो किस राज्य में वृक्षों का आच्छादन सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, एमपी में है कि कर्नाटक में है। तो वृक्ष आच्छादन के मामले में, या वृक्षावरण आप उसे कह सकते हैं, तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश आएगा तीसरे नंबर पे, और उसके बाद यहाँ आप ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें डाटा जो है ना उसके हिसाब से मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे कर्नाटक है, और 5वें पर यूपी है। तो इसमें से हम महाराष्ट्र को चुनेंगे जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 82 को देखिए। कौन सा राज्य नवीनतम खनिज डाटा 2022 के रिस्पेक्ट में शीर्ष 3 कोयला उत्पादक राज्यों में नहीं आता है। अब 4 राज्य हैं तो टॉप 3 में कोई एक इसमें से नहीं आएगा, कौन सा होगा।
इसका डी वाला चुन लीजिए। देखिए कोयला के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, उसके बाद उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ टॉप 3 की बात हो रही है तो हम मध्य प्रदेश को बाहर कर देंगे, वो चौथे स्थान पे है। 3 ही स्थान की हम बात कर रहे थे। इसके बाद 83वें प्रश्न में पूछा गया कि हाल ही में जो खनिज डाटा है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर अयस्क के उत्पादन में पहली पोजीशन किसकी। तो राज्यों का नाम दिया है, आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थान है, उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, फिर आता है झारखंड का स्थान। तो पहली पोजीशन एमपी की है और इसलिए हम चुनते हैं ए वाले ऑप्शन को। इसके बाद चले 84वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि खनिज के आंकड़े के हिसाब से लघु खनिज का उत्पादन बिहार राज्य देश में कितने प्रतिशत का करता है, मतलब उसका शेयर जो है देश में कितने प्रतिशत का है लघु खनिजों के मामले में। 4% का है, 5% का है, 6 का है, 7 का है। तो बिहार का अगर हम शेयर देखें तो सी वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। 6% का लगभग है, मतलब नियर अबाउट 6 कहा जा सकता है। 5.63% ये ठहरता है। यूपी का 7वां स्थान है और एमपी, ये क्रम से अगर देखें तो आंध्र का सबसे माफ कीजिएगा तेलंगाना का सबसे इसमें पहला स्थान है। तेलंगाना का कितना है 18.95%। तो ये प्रतिशतवार है। अब इसमें से लगभग वाला डाटा हमें चुनना था तो हमने 6 को चुना। इसके बाद 85वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान के हिसाब से भारत में कितने मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। ये एडवांस आंकड़ा है तो बताया मिलियन टन में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है और 85 करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 414 मिलियन टन का आंकड़ा या अनुमान लगाया गया। इतना होगा ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद 86 को देखते हैं। यहाँ देखें सही विकल्प का आपको चयन करना है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है वो भोपाल में है, जबकि ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, चेन्नई में। इसमें से आपको सही की तलाश करनी है। 86 राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, क्योंकि हमें इसमें देखने पर मालूम हो रहा है कि सारी चीजें सही हैं, गलत तो कुछ भी नहीं है, तो हम ए वाले को आराम से चुन लेते हैं। 87 को आप देखें, इसमें कहा गया कि कौन सी मृदा लवण और फास्फोरस से प्रचुर होती है यानी समृद्ध होती है। तो ये मरुस्थलीय मृदा है, लेटेराइट है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है, इसमें से होगी कौन सी। तो आप जानते हैं कि लवण की तादाद किसमें होती है, रेगिस्तानी मिट्टी में होती है और फास्फोरस भी उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। बाकी मिट्टियां और ये इसी वजह से उपजाऊ नहीं होती है, बाकी मिट्टियों में ये बात नहीं है। इसके बाद आप आगे देखें 88वें नंबर के क्वेश्चन को। बलुई दोमट जो मिट्टी होती है, मतलब ये सैंडी लोम सॉइल कही जाती है, तो इसमें कौन सी फसल सबसे बढ़िया होती है। तो मक्का, ज्वार, गेहूं और जौ दिया है, बताइए। डी वाले को चुन लीजिए, इसमें जौ सबसे अच्छा होता है और बाकी गेहूं और ज्वार के लिए, बाकी मक्के के लिए भी वही बात है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा अलग अलग चाहिए, लेकिन दोमट मिट्टी चाहिए होती है। तो जौ को इसमें से चुनकर बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 89वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आपसे पूछ लिया गया, तो आपको ये बताना है कि इसके हिसाब से प्रति 1000 व्यक्तियों पर पेट्रोल की खपत के आधार पे कौन से 2 सर्वाधिक समृद्ध जिले हैं। अब समृद्ध जिलों का यहाँ जोड़ा दिया है, इसमें से आपको देखकर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये पटना और मुजफ्फरपुर हैं, ये पेट्रोल की खपत के आधार पर यहाँ चुना गया है, तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही पूछा गया कि बताइए सही कौन सा है। प्राथमिक क्षेत्र की जो औसत वृद्धि दर है वो 2.3% है। द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी औसत वृद्धि दर 6.4% है और टर्शियरी सेक्टर की है 6.7। ये प्रतिशत में दिया है। अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 90वां क्वेश्चन ए को चुन लीजिए, तीनों सही है और तीनों एक साथ कभी नहीं देगा। इसमें से आपको कोई एक चीज पूछी जा सकती है और आपको तीनों पता होना चाहिए। इसके बाद 91 को देखते हैं। 91 में पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा जो 2 जनवरी 2020 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से किन 2 फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो बताएं, मक्का और गेहूं के लिए ये सम्मान मिला है, जौ और धान के लिए मिला है, सोयाबीन और मक्के के लिए मिला है, गेहूं और जौ के लिए मिला है, किसके लिए मिला है। और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसमें से आप ए को चुन लीजिए। मक्का और गेहूं के लिए मिला है, मतलब दोनों के उत्पादन और उत्पादकता की उपलब्धियों में बिहार को ये कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मक्का और गेहूं को आप चुनेंगे। इसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में आपसे कहा गया कि कौन सा गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेलुकस की पराजय होती है, मतलब सेलुकस को चंद्रगुप्त हरा देते हैं और यह समय था 305 ईसा पूर्व का। कलिंग पर जीत हासिल की जाती है अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत शुरू होता है 58 ईसा पूर्व में और शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 92 को आप देख रहे हैं, ई को चुनेंगे क्योंकि सभी यहाँ जितने भी दिए हुए हैं सभी सत्य हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो हम गलत बाहर नहीं कर सकते। 93 को देखते हैं, कौन सा गलत है। सिंध पर पहला अरबों का हमला होता है 712 में। भोज राजा का, कन्नौज के शासक भोज राजा जो है, इनका राज्याभिषेक होता है 836 ईस्वी में। चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक होता है 985 में। महमूद गजनबी का राज्याभिषेक होता है 998 में। तो अब ये बताइए कि गलत कौन सा है। 93 को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इसका जो ई वाला ऑप्शन है उसे आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अरबों की सिंध विजय और आक्रमण वाला जो दौर है 712 का है। 836 वाला वो भी ठीक दिया है। 985 का चोल शासक का राज्याभिषेक, सभी कुछ सही है, तो ई वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं।
इसके बाद 94 को देखें, इसमें कहा गया कि किसका शासनकाल सबसे कम समय का था। महेंद्रपाल का था, मतलब महेंद्रपाल प्रथम का, या फिर लक्ष्मण सेन का था बंगाल में, या फिर मिहिर भोज प्रथम का था, या धर्मपाल का था। इसमें आप देखें और बताएं। तो सबसे कम समय तक महेंद्रपाल प्रथम का था, और कब से कब तक था, तो 885 से लेकर 910। बाकी सबका इनसे ज़्यादा लंबा है, तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। हालांकि इसमें जितने लोगों का नाम दिया है सभी का रूल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। इसके बाद 95 को देखते हैं। बनावली ये पुरातात्विक स्थान है, आप जानते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो ये रंगोई नदी के तट पे है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसको खोदा गया था, और खुदाई जो है वो 1974 में हुई थी। अब ये बताइए कि बनावली के बारे में इसमें से सही कौन सा है। 95 को आप देख रहे हैं, ई को चुन लीजिए। जितनी जानकारियां हैं सब ठीक है। ये बनावली जो है ये रंगोई नदी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, और जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। तो हम ई को चुनकर फटाफट आगे चलते हैं। 96 को देखते हैं। बिहार राज्य की सीमा रेखा के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, तो पश्चिम में इसके यूपी है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और उत्तर पूर्व में नेपाल है। बताइए गलत क्या है। तो इसमें डी वाले को आप चुन लें। उत्तर पूर्व में नेपाल नहीं है भाई, नेपाल जो है वो उत्तर में है। ठीक, नेपाल जो है वो उत्तर में है, ना कि उत्तर पूर्व में। तो यहाँ दिशा में थोड़ा सा अगर आप कोण में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद 97 को देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। सोना जो है वो रोहतास जिले से निकलता है, लौह अयस्क हेमेटाइट जो है वो भागलपुर से प्राप्त होता है, और पायराइट की खुदाई होती है जमुई से। अब इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। 97 इसका डी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। पायराइट जो है वो रोहतास से खोजा जाता है, ठीक है, और सोना जो है वो जमुई से। अब इसमें गलत की तलाश आपको करनी थी, तो डी को चुनने का मतलब ये है, यहाँ आप देखें, डी को चुनने का मतलब है कि पहला तीसरा दोनों गलत है। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी, उल्टा दे दिया है। इसके बाद 98 को देखते हैं। किस जिले में प्रत्येक वर्ष सौराठ सभा का आयोजन किया जाता है, और पूरे भारत के मिथिला ब्राह्मणों का एक अनूठा जमावड़ा वहां पर देखा जाता है। ये ब्राह्मण मिथिला क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, भले ही देश के अलग अलग हिस्सों में हो। तो ये कहाँ पर होता है बताइए। 98 और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये मधुबनी में होता है। ये जो जमावड़ा है, जमघट है, ये असल में मधुबनी में होता है। इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। 99 को देखिए। धारवाड़ चट्टानें बिहार में कौन से जिले में नहीं फैली हैं। जमुई में नहीं फैली हैं, नवादा में, पूर्णिया में, मुंगेर में। तो धारवाड़ चट्टानों का अगर हम विस्तार देखें तो जमुई, नवादा और मुंगेर में तो दिखाई देती है, लेकिन पूर्णिया में नहीं दिखाई देती। तो पूर्णिया को आप बाहर कर लीजिए। नेक्स्ट 100 शतक हमने लगा लिया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। तो कौन सा विकल्प सही है बताइए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहां पर है, और इसकी स्थापना 2 अगस्त 1989 को हुई थी। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य, जो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से दे रखा है। अब बताइए कि सही कौन सा है। तो 100 में आप बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला गड़बड़ है। इसमें आप देखें, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जो है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य में, आप ऐसे कह सकते हैं कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जो है उसके अंतर्गत वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों आते हैं। तो थोड़ा सा कथन का हेरफेर है, तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, और इसलिए हम इसमें बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 101 को देखिए। बिहार विधानसभा, माफ कीजिए, बिहार विधान परिषद, इसकी पहली बैठक बांकीपुर में कब बुलाई गई थी। ये समय कौन सा था। 1911 का था, 12 का था, 13 का था, 15 का था। करेक्ट आंसर क्या होगा। 1912। 20 जनवरी 1913 को। यहाँ आप देख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिया है 1911, 12, 13 और 15, तो इसमें ये बुलाने की बात की जा रही है। बिहार विधान परिषद का गठन ये 1912 में हुआ था, ठीक है, गठन जो है वो 1912 में हुआ था। और पटना कॉलेज बांकीपुर में ये बैठक बुलाई जाती है, 20 जनवरी की तारीख रहती है 1913, साल की शुरुआत में बुलाई जाती है। तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर है, बुलाई गई थी पूछा है तो 1913। अगर यही पूछा जाता कि गठन कब हुआ तो अब आप 1912 को चुनते। इसके बाद 102 को देखते हैं। 102 में कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। अंग महाजनपद वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, और मुंगेर जिले में भीमबाद से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। तो सही क्या है आप बताइए, इसमें से सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है। सभी सही है, जितनी जानकारियां हैं सभी परफेक्ट है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसके बाद 103 को देखते हैं, कौन सा सही है बताइए। पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया। बात ठीक नहीं दिखाई देती फिलहाल। मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है प्रशासन का भी वर्णन हो, तो ये आप विचार करिए। और उसके अलावा मस्की का जो लघु अभिलेख है उसमें अशोक ने अपने को मगध का सम्राट यानी मगधाधिराज कहा है। तो अब ये बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है। 103 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये तीनों ही जानकारियां, इसकी जो तीनों जानकारियां हैं वो एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ आप 103 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे थे। देखिए, पाटलिपुत्र को उदयन ने कुछ समय के लिए राजधानी, मतलब वहां अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से राजधानी स्थापित करने का काम जो है वो चंद्रगुप्त करता है। तो कुल मिलाकर ए वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि इसमें सही विकल्प है हमारा। इसके बाद 104 नंबर के प्रश्न को आप देखें।
कौन सा या किसने देवपाल को, राजा देवपाल को राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के सभी शासकों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? ये घोषित किसने किया है ये आपको बताना है। कोई इतिहासकार हो सकता है, सुलेमान, इब्न बतूता, अल बरूनी और इत्सिंग इसमें नाम दिया है। और 104वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला। ये अरबी यात्री है सुलेमान जो कि सर्वश्रेष्ठ इन्हें मानता है, तो ए वाले ऑप्शन को हमने इसमें से बाहर कर लिया। 105 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को कौन सी ईस्वी में, कौन से समय में पराजित करके मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को मिथिला क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार दिया था। ये समय कौन सा था? 105वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो ये 1574 का समय था। 1574 में ये काम किया था और इसमें आप चुनेंगे सी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 106 को देखते हैं। कुल 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कालानुक्रम में आपको इनको अरेंज करके नीचे जो कोड दिया है उसमें से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ घटनाएं दी हैं, जैसे कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है वो बिहार की यात्रा करता है, और ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है ये बिहार में आता है, और सूबेदार के पद पे राजकुमार परवेज को नियुक्त किया जाता है बिहार में। ये सब दे रखा है। बताइए इसमें क्रम क्या होगा? तो क्रम के हिसाब से इसमें से आप ई वाले को चुनेंगे। अब ई वाले को इसलिए चुना क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। वजह ये है, इसमें आप ध्यान से देखें तो 1608 का जो समय है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ बिहार की यात्रा करता है, और 1619 में सादिक, ये मोहम्मद सादिक है, ईरान का ये भी यात्री है, ये बिहार में आता है, और सूबेदार के पद पे राजकुमार परवेज को नियुक्त किया जाता है। वो समय था 1621 का। तो इसमें कुछ भी बैठक जो है वो सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 107 को देखते हैं। बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ, प्रशासन के लिए अंग्रेजी निरीक्षक की नियुक्ति हुई, स्थायी बंदोबस्त बिहार में लागू हुआ और वहां भी आंदोलन शुरू हुआ। तो बिहार के रिस्पेक्ट में ये सारी घटनाएं दी हैं। इसका क्रम आपको अरेंज करके बताना है सही कौन सा होगा। अब इसमें भी वही बात है, 107 में आप ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और ई को इसलिए चुनेंगे, यहाँ आप चुन लीजिए, ई जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बढ़ते हैं। ये देखिए ई वाले विकल्प को चुना। असल में देखिए 1751 में बिहार पर मराठे हमला कर देते हैं, और 1769 में बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक को नियुक्त किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त बिहार में 1793 में लागू होता है, कार्नवालिस का समय। वहां भी आंदोलन की शुरुआत होती है 1821 में। तो क्रम तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप देखें 108वें नंबर के क्वेश्चन को, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकार ले रखा है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया है, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है? 108वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी सही हैं, जितनी जानकारियां हैं सब सही हैं, और इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं और 109वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 10वीं अनुसूची में संशोधन, माफ कीजिए 10वीं अनुसूची इस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई, और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो इसमें से प्रश्न बन सकता है, जो प्रश्न पूछा गया है इसमें से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून कही जाती है। फिलहाल ये कौन से नंबर का और कब का संशोधन था ये आपको बताना है। तो 109वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ई वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। असल में 52वां संशोधन था ये, और 1985 में ये हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान का ये हिस्सा बनती है, और दल बदल विरोधी कानून इसको कहा जाता है। तो इसमें से कुछ भी चुनने लायक नहीं है, और इसलिए हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 110 को देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 में है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 30 में है, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब ये बताइए कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? तो आप ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से लेकर 28 तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, और इसमें दे दिया है अनुच्छेद 29, तो इसलिए वो गलत है। बाकी जितनी जानकारियां हैं वो सही हैं, तो हम ए वाले को बाहर कर देते हैं, सब सही है बाकी। इसके बाद 111 कौन सा सही है बताइए? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1912 में होता है, पटना जिले के बांकीपुर में, और ये 27वें नंबर का अधिवेशन था, जिसको की अध्यक्षता दी थी रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर ने। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? 111वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। तीनों ही सही है, तीनों जानकारियां ये जो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके संदर्भ में सही दिखाई देती हैं। 112 में कहा गया कि यूसुफ आदिल शाह इसके द्वारा 1489 में स्थापित बीजापुर राज्य को किस मुगल शासक ने 1686 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो इस समय यानी 1686 में कौन सा मुगल शासक रूल कर रहा था, ये पहचानना आसान है, आप आराम से इसमें से पकड़ सकते हैं क्योंकि विकल्प सरल दिया है। ये समय किसका था? औरंगजेब का था, और औरंगजेब की भी नीतियां बहुत विस्तारवादी थी, तो इसमें से आप औरंगजेब को चुन लेंगे। इसके बाद 113 को देखें आप, इसमें कहा गया कि एक इतावली यात्री है जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी। ये कौन से शासक के समय में 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर आया था? तो ये समय किसका था? विरूपाक्ष राय का था, देवराय प्रथम का था, प्रौध राय का था, या फिर बुक्का प्रथम का था? इसमें से बताइए। तो 113वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी ये इटली का रहने वाला था, और ये 15वीं शताब्दी में तुलुव राजवंश के समय में आता है, और ये शासक कौन थे? तुलुव राजवंशी देवराय प्रथम थे, ठीक। और ये विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री था। तो कुल मिलाकर इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 114 को देखें आप, अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? आपको ये बताना है। तो नसीरुद्दीन हैदर का नाम है, मोहम्मद अली शाह है, अमजद अली शाह है, और वाजिद अली शाह है। अवध के नवाबों का दे रखा है। 114वां करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नसीरुद्दीन हैदर
समय 1827 से लेकर 1837। बाकी आप देख रहे हैं 1837 से 42 तक मोहम्मद अली शाह। और वाजिद अली का तो आप जानते ही हैं, कुशासन का आरोप लगा के फिर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में इन्हीं के समय में विलय कर लिया जाता है, तो 1847 से 1856 तक ही रह पाते हैं। तो कुल मिलाकर नसीरुद्दीन हैदर को आप इसमें से चुनकर बाहर कर लेंगे। 115वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, अपने शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को अपने साम्राज्य के दीवान कुल के रूप में किसने नियुक्त किया था? ये काम कौन से बादशाह का था? इसमें बादशाहों के नाम दिए हैं, आप देखें। और 115 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बाबर के समय में ये काम किया जाता है, ठीक है। वजीर होता है दीवाने कुल, उस पद पे रखा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 116। 16 दिसंबर 1916 बिहार में होम रूल का प्रारंभ ये कौन से जिले से होता है, आपको ये बताना है। तो गया से हुआ, भागलपुर से हुआ, पटना से, नवादा से, कहाँ से होता है? ये जो शुरुआत है, शुभारंभ है, ये असल में बांकीपुर से होता है, यानी पटना से होता है 1916, और 16 दिसंबर की तारीख है, तो हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 117 को आप देख रहे हैं, प्रारूप समिति में बीएल मित्तर या बीएल मित्रा जिन्होंने कि खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था, उनके स्थान पर किसको अपॉइंट किया गया था उनकी जगह पे? इसमें नाम दिया है अय्यर जी हैं, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, डीपी खेतान। अब इसमें नाम आप देखकर बताएं। तो ई वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें से कोई नाम ठीक नहीं है। 29 अगस्त 1947 की तारीख है और एन माधव राव ये खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा देते हैं, और माफ कीजिए, एन माधव राव जो है वो बीएल मित्रा जो कि खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा देते हैं उनकी जगह पे आते हैं। तो माधव राव का इसमें कहीं नाम नहीं दिया है और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं। इसके बाद 118वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, कौन सा संविधान सभा के सचिव इसमें से है? तो HVR अयंगर का नाम दिया है, BN राव है, SN मुखर्जी है, नंदलाल बोस है। बताइए संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ए वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। ये जो HVR अयंगर है इनको आप इसमें से चुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अयंगर को हमने चुना। 119वां प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है? ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में किसे संचार मंत्रालय सौंपा गया था? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किसके हाथ में था? ये सरदार बलदेव सिंह के हाथ में था। राजकुमारी अमृता कौर इसको हैंडल कर रही थी, CH भाभा या रफ़ी अहमद किदवई नाम दे रखे हैं। और राइट आंसर इसका डी होगा, रफ़ी अहमद किदवई जो है इनके हाथ में कम्युनिकेशन वाला पार्ट था, बाकी वाणिज्य वाला विभाग जो है वो भाभा के पास था। अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था और बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। तो डी वाले ऑप्शन को हम इसमें से बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 120 को देखिए, बिहार का बजट 2022-23 बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके हिसाब से राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस मद के लिए सबसे कम राशि खर्च करती है? ज़्यादा किसके लिए खर्च करती है वो नहीं, कम किसके लिए खर्च करती है वो बताइए। तो जनरल सर्विसेज पे कम खर्च करती है, इकोनॉमिक सर्विसेज पे, पब्लिक डिबिट पे, या फिर ग्रांट इन एड पे। और 120 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। असल में अनुदान सहायता यानी ग्रांट इन एड जो है उस पर सबसे कम खर्च किया जाता है। रुपया जाता कहाँ है, रुपया आता कहाँ है, या पढ़ते हैं ना, तो रुपया जाता कहाँ है? सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा जाता है 41%। उसके बाद जो सामान्य सेवाएं हैं उसमें थोड़ा सा कम जाता है 28%। बाकी आर्थिक सेवाओं में भी ठीक ठाक जाता है 25%, लेकिन लोक ऋण और सहायता अनुदान में थोड़ा होता है। सहायता अनुदान में तो 0%, ठीक है। तो इसमें से ये बिहार के संदर्भ में है, हर राज्य के लिए यही हो या आवश्यक नहीं, ठीक, हर राज्य का अपना होता है। तो बिहार बजट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अनुदान सहायता में एकदम ही कम यानी 0%। इसके बाद 121 को देखते हैं। यहाँ देखें बिहार बजट के हिसाब से 100 बिस्तरों वाला जो कैंसर संस्थान है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वो कौन से जिले में स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। जिला कौन सा है सिर्फ इतना देखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, ये आप नाम देखें इसमें किशनगंज, पटना, गया, शेखपुरा दिया है, पटना हो जाएगा, ठीक है। पटना जिले में ये स्थापित किया गया है। 122 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आता है, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में आती है, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। तो सही विकल्प कौन सा है जरा बताइए। और 122 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, केवल पहला सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। असल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का तो ठीक दिया है, ये 10वीं पंचवर्षीय। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में आप देखें 2002 से लेकर 2007 तक ये चलती, तो इसमें ये तीनों ही आ जाते हैं। तो केवल इसमें पहला वाला जो है वो सही जगह पे रखा है, बाकी दोनों जो है वो 9वीं 8वीं में चले गए, जबकि वो भी 10वीं के ही हैं। तो बी को चुन लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 123 को देखिए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिवरामन समिति की सिफारिश, अब समिति का नाम भी पूछा जा सकता है, तो शिवरामन समिति को आप याद रखेंगे। अब बताइए कि शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन पे की गई थी, तो ये पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 123 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 1980 से लेकर 85 तक चलती है। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना होती है, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना को आप इसमें से चुन लेंगे। इसके बाद 124 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में आपको इन्हें अरेंज करना है। तो दीपोर बील है, लोकटक है और रुद्रसागर है, ये 3 झीलों के नाम है। इसको उत्तर से दक्षिण में लगाकर दिखाइए। देखिए 124 ए वाला जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है, यानी ये पहले से व्यवस्थित है। सबसे उत्तर में दीपोर बिल है, उसके बाद लोकटक है, उसके बाद रुद्रसागर है।
ठीक, तो यहाँ पर हम जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं, ये पहले से अरेंज था। 125 को देखें, सबसे पश्चिमी दर्रा कौन सा है? दर्रे का मतलब होता है द्वार, पर्वतों के बीच में से आने जाने का प्राकृतिक रास्ता। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? देफोर है, दिहांग है, बुमला है या नाथुला है? अब ला शब्द और दर्रा एक साथ लिखना बेवकूफ़ी है। अब बताइए इसमें से सबसे पश्चिम वाला कौन सा है? ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। तो 125 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नाथुला जो है वो सबसे पश्चिम में है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में अगर चलें तो सबसे पूर्वी आपका देफोर है, उसके बाद दिहांग है, फिर बुमला है और सबसे पश्चिमी इसमें नाथुला है। तो डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 126 में कहा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों का लक्ष्य हासिल करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन सी संस्था है ये बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय है, या फिर ये व्यापार और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है? इसमें से संस्था कौन सी? 126 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम है इसके तहत हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब इसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 127 को देखते हैं। हाल ही में भारत और मालदीव की सरकारों ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माले को 3 पड़ोसी द्वीपों से जोड़ेगा। अब इसमें से कौन सा एक पड़ोसी द्वीप नहीं है, द्वीप का नाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ विलिंगली द्वीप है, हुलहुमले है और गुल्फीफाहू है असल में, और थिलाफुशी है। अच्छे अच्छे नाम है, बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो 127 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी होगा। इसमें पड़ोसी द्वीप जो है विलिंगली होगा, गुल्हीफाहू होगा और थिलाफुशी होगा। केवल जो हुलहुमले लिखा हुआ है ना वो इसमें नहीं होगा, वो इसमें शामिल नहीं। इसके बाद 128 को देखते हैं। हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के 27वें लेखा महानियंत्रक के तौर पे नियुक्त किया गया है? ये 27वें नंबर के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बताइए इनका नाम क्या है? तो 128 करेक्ट आंसर इसका सी होगा। भारती दास को नियुक्त किया गया है, इसमें से हम सी को चुन लेते हैं। इसके बाद 129वां, और इसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2021 के लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-21 से सम्मानित किया गया है? ये कौन है बताइए। नाम दे रखा है और इसमें आप जानते हैं कि ये सी वाला ऑप्शन कुमार सानू है, ठीक। कुमार सानू और इन्हें 2021 के लिए, और आप देखते हैं आनंद मिलिंद जो है उन्हें 2020 के लिए, और शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए चुना गया था। फिलहाल इसमें जो समय दिया है उसके हिसाब से कुमार सानू हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 130 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखित रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब है? तो आजकल रामायण और महाभारत पर पुस्तकें लिखने का चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसमें फैंटेसी ज़्यादा होती है और रियलिटी कम होती है। अब इसमें आप बताएं, वार ऑफ लंका है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला है, या फिर राम सियोन ऑफ इक्ष्वाकु है। बहुत सारी जानकारियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 130 और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, वार ऑफ लंका। मतलब ये लंका कांड लिख रहे हैं सीधे सीधे, और उसको अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट कर दिया तो वार ऑफ लंका। अंग्रेजी में लिख देने पर इज्जत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है शायद। इसके बाद आगे चलते हैं, 131 को देखते हैं भाई। देखिए 9 अक्टूबर 2022 की बात है, यानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो विश्व डाक दिवस मनाया गया, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 तारीख को। अब ये पता होना चाहिए। देखिए इस वर्ष का प्रमुख विषय क्या था, यानी उसका थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो 131 का जो राइट आंसर है इसमें आप देखें सी वाला हो जाएगा, पोस्ट फॉर प्लैनेट, मतलब चिट्ठी भेजेंगे ग्रहों को। तो यहाँ अपने प्लैनेट की बात हो रही है फिलहाल, पोस्ट फॉर प्लैनेट, ठीक। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132 को देखिए। इसमें कहा गया कि किस राज्य के किबिथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है। मतलब किबिथू से उसका नाम चेंज कर दिया गया है और विपिन रावत के नाम पे रख दिया गया है। तो ये किस राज्य का है बताएं? मेघालय का है, हिमाचल का है, मणिपुर का है, अरुणाचल का है? तो ये किबिथू वाला कहाँ का है? किबिथू नाम से ही आप पहचान सकते हैं अरुणाचल का है, तो इसमें आप डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 133 को देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जन सामान्य और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में काम करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम आपको बताना है। ये सेतु सरकार है, अमर सेतु है, अमर सरकार है, सजग सरकार है, इसमें से नाम क्या होगा? तो ये अमर सरकार नाम का पोर्टल है। अब इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 134 को देखते हैं। 134 में आपसे पूछा गया कि अभिजीत सेन जो है ये क्या है, मतलब प्रोफेशन इनका क्या है, जिनका कि हाल फिलहाल में देहांत हो गया इसलिए चर्चा में है। तो ये अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, एसबीआई के चेयरमैन थे पहले वाले, या फिर प्रसिद्ध पत्रकार हैं, इसमें से कौन है बताइए। अभिजीत सेन की बात हो रही है और ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में योजना आयोग के सदस्य भी थे। कुल मिलाकर इसमें से हम प्रख्यात अर्थशास्त्री को चुनते हैं। ए वाला ऑप्शन इसमें से परफेक्ट है। 135 को देखिए। CCRAS स्पार्क प्रोग्राम का उद्देश्य जो है ये मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के नए विचारों को फेलोशिप के तहत सहायता देने की अनुशंसा करता है। तो कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ये बताइए, कितने की ऐड दी जाएगी? ये 25,000 रुपया है, 50,000 है, 75,000 है, 1 लाख रुपया है?
तो ये जो सहायता है इसमें आप ध्यान से देखें तो 50,000 रुपए की नगद सहायता है। बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं, 50,000 की नगद सहायता दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 136 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित जूनियर तैराकी विश्व चैंपियनशिप में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा तितली की तरह तैरना उसमें फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई है। तैरने के भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, तो अब इसमें आप बताएं। तो महिला का नाम आपको चुनना है जो कि भारत की ओर से है, और डी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इनका नाम यहाँ आप देख रहे हैं, ये अपेक्षा फर्नाडीज हैं, ठीक है। तो डी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं, अपेक्षा फर्नाडीज को चुना गया है। 137 को देखिए। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का आयोजन कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया? तो ये आईआईटी कौन सा है बताइए? हैदराबाद, मद्रास, रुड़की, बॉम्बे। और 137 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक, तो सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, पुराना वाला। 138 में देखें, विलियम समोई अराप रुतो, ये जो नाम है ये राष्ट्रपति बने हैं। अब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये बताइए। देश का नाम आपको बताना है, इनका जो नाम है वो दे रखा है। तो ये केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब इनका लंबा सा नाम भी आपको पता होना चाहिए, केन्या। इसके बाद 139, देश का नाम केन्या है, इनका नाम तो आपने देखा ही। 139 में दिया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट है 2022 की है, उसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है, मतलब यहाँ जो नाम दिए हैं उसमें से कौन सा नाम उसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो LIC उसमें शामिल नहीं है, रिलायंस ही नहीं शामिल है, या फिर टाटा स्टील और टाटा मोटर नहीं शामिल है। कौन सा इसमें से होगा? तो 139 का जो राइट आंसर है वो ई होगा। अब ये जो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, सारी दिग्गज कंपनियों के ही तो नाम यहाँ दे रखे हैं, तो यही नहीं रहेंगी तो फिर कौन रहेगा? मतलब इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये 98वें स्थान पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 104वें स्थान पे है, टाटा मोटर्स 370, टाटा स्टील 435, तो सब कुछ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें 236वीं रैंक पे है। इसके अलावा आयरलैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC इसमें है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और राजेश एक्सपोर्ट्स जो है वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद 140 को देखते हैं। किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकतों को देखते हुए सहयोग के लिए चर्चा की? ये देश कौन से हैं ये आपको बताना है। 140 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। इसमें भारत है, साथ में फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक, तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 141 को देखते हैं। मिनट और घंटे की सुई के द्वारा 7:18 पर कितने का कोण बनेगा? मतलब कोण का जो मान है वो कितना होगा ये आपको बताना है। ये अधिक कोण है, कितने अंश का है बताइए? तो 110 अंश का है, 111 अंश का है, 112 अंश का है, 113 अंश का है। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 111 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये जो कोण है ये कितने का बनेगा? 111 का। 142 को देखते हैं। 3 अलग अलग घर की जो लाइटें हैं, मतलब 3 घर हैं, उनकी अलग अलग लाइटें क्रमशः 12, 24 और 36 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वो एक साथ 11:15 पे सुबह के समय बदलती हैं, तो अगली बार वो कब बदलेंगी ये आपको बताना है। इसमें से चेंज हो रही है तो साइमल्टेनियसली उसमें जो चेंजिंग हो रही है, अगली बार वो एक साथ कब बदलेंगी ये आपको इसमें से चुनना है, समय चुनना है, बताइए। तो एक साथ पहली बार कब बदली? 11:15 पे। और 142वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11:16 12 सेकंड पे इसका फिर से परिवर्तन होगा, तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 143वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं के म स और ल स यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों के मान को जोड़ देते हैं तो 680 प्राप्त होता है। और ये भी बताया गया कि उसका जो ल स है वो म स का 84 गुना है। अब यदि एक संख्या का मान 64 है तो दूसरी संख्या आपको मालूम करनी है। तो इसमें आपको 2 समीकरण बना के भी हल करने में फायदा है। मतलब आप सूत्र जानते हैं, ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो वो कैलकुलेशन तो आप कर लेते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ल स और म स का मान दिया नहीं। साथ में ये बता दिया है कि इनका जो योग है वो 680 है, तो आप मान कर लगा सकते हैं कि मतलब माना ये ल स इतना है, म स इतना है। उसके अलावा कई सारी ट्रिक है जो आप इस्तेमाल करना चाहें। 143 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 84 आएगा। प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। एक परीक्षा में 44% प्रतियोगी हिंदी में और 52% जो प्रतियोगी है वो संस्कृत में फेल हो जाते हैं। असफल होने का मतलब फेल हो जाते हैं। 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अब कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल हुए हैं यानी पास हो गए हैं ये आपको बताना है। तो हिंदी और संस्कृत में फेल होने वालों की तादाद दे रखी है, अब ये बताना है कि कितने दोनों में पास हो गए। तो 144 और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। 24% जो बच्चे हैं वो दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145 को देखिए। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% का लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब जो MRP है उस पर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी उसको 36% फायदा हो रहा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये आपको बताना है। कितने प्रतिशत ज़्यादा था कि इतना फायदा उसको हो गया? तो 145 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 60% इतना ज़्यादा मार्जिन रखा गया था, तो 60% था। इसके बाद 146 को देखिए। एक प्राकृत संख्या को 21 से गुणा किया जाता है, दूसरी को 28 से किया जाता है और उनके गुणनफलों को जोड़ दिया जाता है।
तो अब ये बताना है कि कौन सा उन संख्याओं के योग को दर्शाता है, मतलब दोनों संख्याओं को आप जोड़ दे तो प्राप्त होगा। बताइए इसमें से जो योग है वो कितना है, दोनों को जोड़कर बताया गया है और 146 जो है इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। 147 को देखते हैं, दूध और पानी के 80 लीटर का जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा पानी की मात्रा से जो अनुपात रखती है वो 6:4 का है, मतलब दूध का जो अमाउंट है वो 6 है और पानी का है 4। अब इस अनुपात को हमें 3:1 का बनाना है, यानी दूध का जो मात्रा है वो 3 और पानी का 1। तो हमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा ये बताइए। 15 मिलाएंगे, 16 लीटर मिलाएंगे, 17 मिलाएंगे, 18 मिलाएंगे। 147 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 16 लीटर पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम चुन लेते हैं। इसके बाद 148 को देखिए, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 का है। त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं तो तीनों का अनुपात दे दिया है। सबसे छोटे कोण का मान आपको बताना है। तो अब देखें 36 अंश है, 45 अंश है, 55 है और 60 है। बताइए सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ रेशियो दे रखा है। तो 148 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। 36 अंश का सबसे छोटा कोण होगा, न्यून कोण बनेगा। इसके बाद 149 को देखें, 15 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। 8 गुना काम आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, और ये जो एक व्यक्ति इतना समय में करता है 2 इतने समय में करेंगे, ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें जब महिला पुरुष का दे देता है तो बड़ा बवाल उस पर खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर आप देखें इसमें जो आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे ये पूछा है कि 8 गुना काम अगर दे दिया जाए, मतलब 15 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं 6 दिन में, और 8 गुना काम अगर आधे समय में पूरा करवाना है तो कितने आदमी उसमें लगाने होंगे ये पूछा जा रहा है, मतलब मनुष्यों की संख्या। तो 200 आदमी चाहिए होंगे, 220 चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे। तो 149 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा, 240। ठीक, 240 की आवश्यकता होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का देखते हैं। एक ट्रेन एक व्यक्ति तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकेंड और 20 सेकेंड का समय लेती है, मतलब व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड का और पुल को पार करने में 20 सेकेंड का। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है, वो भी किलोमीटर पर घंटा में। तो यहाँ जो दूरियां दी हैं वो मीटर में दी हैं और समय दिया है सेकंड में, तो वो तो बाद में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आप कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए इसका 150 जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मीटर प्रति सेकंड में मालूम भी हो जाए तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर हमने 150 प्रश्नों को पूरा किया है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभ्यास लगातार होते रहेंगे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, साथ में रिवीजन इस समय आवश्यक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।